बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमिली डिकिंसन की एक पोएम आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन। ये अमेरिकन लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2 है। और मैंने बताया था कि इस चैप्टर में राउंड अबाउट 5 पोएम्स हैं। एक पोएम ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो है वो अपलोडेड थी, उसको भी मैंने अमेरिकन लिटरेचर वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और एक पोएम को हम जहाँ पे हमने एमिली डिकिंसन का इंट्रोडक्शन देखा था, कंप्लीट उनकी बायोग्राफी और बाकी उनके थीम्स वगैरह को डिस्कस किया था लास्ट वाली वीडियो में, उसमें हमने एक और इनकी पोएम को डिस्कस भी किया था। तो आज की जो ये पोएम है, ये है पोएम नंबर 3, आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस पोएम की बात की जाए तो ये पोएम जो थी वो लिखी गई थी राउंड अबाउट 1861 में। और चूंकि एमिली डिकिंसन की लाइफ में उनका कोई वर्क पब्लिश नहीं हुआ, तो ये पोएम भी उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई 1896 में। इस पोएम के जो थीम्स हैं उनमें मैडनेस, इरेशनल नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इस किस्म के थीम्स हम लोगों को इस पोएम में देखने को मिलेंगे। इसमें भी ए बी सी बी राइम स्कीम है और स्लैंट राइमिंग यूज़ हुई है। स्लैंट राइम क्या होता है वो हम ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले इसके टाइटल की अगर बात करें तो इसमें जो फ्यूनरल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो फ्यूनरल है ये किसी भी इंसान का नहीं है। ये एमिली डिकिंसन के माइंड में एक फ्यूनरल चल रहा है। ये उनकी इमोशंस का फ्यूनरल हो सकता है, उनकी हैप्पीनेस का फ्यूनरल हो सकता है, उसके उनके जॉय का फ्यूनरल। इन्होंने अपनी इस पोएम में अपनी उस सिचुएशन को बयान किया है कि जब इंसान अपनी सेंसेस को खो देता है, उसको कोई भी समझ-बूझ नहीं रहती, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, ठीक है? और उसकी माइंड में जो है वो जो उसकी इमोशंस हैं, जो उसके थॉट्स हैं, वो ऐसे चल रही होती हैं कि उसको फिर उन पे कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता फिर इंसान का जो ब्रेन है वो काम करना ही छोड़ देता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं एमिली डिकिंसन ने अपनी इस पोएम में। मेटाफर और इमेजरी का बहुत रिच यूज़ किया है इन्होंने अपनी इस पोएम में। तो इस पोएम के फर्स्ट स्टैन्ज़ा की तरफ चलते हैं। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन, कि मैंने अपने दिमाग में एक फ्यूनरल को महसूस किया। मैं कोशिश करूँगी कि इस पोएम की वर्ड बाय वर्ड यानी कि जो इसका लिटरल मीनिंग है वो भी समझाऊँ, साथ में जो इसके हिडन मीनिंग्स हैं वो भी आप तक कन्वे कर सकूँ। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी। अच्छा, आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन, कि मैंने अपने दिमाग में एक फ्यूनरल को महसूस किया, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो है पर्सन है, जो पोएटेस है, वो ये कहना चाह रही हैं कि मैंने ना मैंने अपने ज़हन में कुछ समथिंग प्रीशियस मैंने उसको लूज़ किया है। वो कुछ भी हो सकती है, वो होप हो सकती है, हैप्पीनेस हो सकती है, सैनिटी हो सकती है, ठीक है? कि मैंने अपने दिमाग के अंदर उस चीज़ को खोया हुआ महसूस किया और वो बिल्कुल एक फ्यूनरल की तरह था, ठीक है? और इसमें किसी और के साथ दुःख का इज़हार करने की बजाय वो इंसान अपने ही आप से दुःख का इज़हार कर रहा है, ठीक है? अपने आप के लिए वो सोग मना रहा है। सेकंड लाइन है, एंड मोर्नर्स टू एंड फ्रो। और वहाँ पे जो लोग आए हुए थे, मतलब जनाज़े में जो लोग आते हैं ना, वो उनकी अगर लिटरल मीनिंग की बात कर रही हूँ, अगर इसका ये तर्जुमा किया जाए तो ये कि वो आगे-पीछे जो थे वो चल फिर रहे थे। कीप ट्रेडिंग, ट्रेडिंग। अब ये जो वर्ड है ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग, रिपिटेशन आई है इसमें, ठीक है? और ये इस बात पे ज़ोर दिया जा रहा है कि उनका जो चलना है ना, उनकी जो चहल-कदमी है वो जारी है, ठीक है? अब इसमें ये जो मॉर्नर्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये यूज़ हुआ है इमोशंस के लिए, इमोशंस और थॉट्स के लिए, कि उनके माइंड में जो है वो उनकी इमोशंस और उनकी थॉट्स जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है? वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये जो थॉट्स हैं वो बहुत पेनफुल हैं, एक सैडनेस की अलामत है और वो बहुत पेनफुल थॉट्स हैं, ठीक है? और वो जो हैं वो चलती चली जा रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। टिल इट सीम्ड दैट सेंस वाज़ ब्रेकिंग थ्रू। अब ये जो लाइन है ये इस चीज़ को शो करवा रही है कि जो पर्सन है उसकी जो रैशनल थॉट्स हैं, मतलब ये कि जो उसकी सेंसेस हैं, उन्होंने आपस में कोलैप्स होना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपनी जो थॉट्स और इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल खो रहा है, ठीक है? जो स्पीकर है वो अपना कंट्रोल खो रहा है। इन सिंपल वर्ड्स इस पूरे के पूरे स्टैंज़ा का ये मतलब है, जो स्पीकर है वो ये कहना चाह रही है कि मैंने सैडनेस और पेन को अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड में फ़ील किया है। जो मेरी थॉट्स हैं और जो मेरी इमोशंस हैं वो कंटिन्यूअसली मेरे दिमाग के अंदर चल रही थी और जिसकी वजह से मैं हर्ट हो रही थी। माय थॉट्स आर कंटिन्यूअसली रेसिंग एंड हर्टिंग मी।
इस सब चीज़ों की वज़ह से मैं रियलिटी से ग्रिप जो थी वो खो रही थी। एमिली डिकिंसन ने बहुत पावरफुल इमेजरी का इसमें यूज़ किया है और किसी भी एक पर्सन की जो इमोशनल सफरिंग है, उसको बताने की कोशिश की है, ठीक है? अपने इस पोएम में। सेकंड स्टैन्ज़ा की तरफ चलते हैं। एंड व्हेन दे ऑल वर सीटेड। अब यहाँ पे वो जो पीछे हम लोगों ने मॉरन्स का वर्ड पढ़ा था ना, वो लोग जो फ्यूनरल में आए हुए हैं, वो उन्होंने अपनी जगह ले ली है, ठीक है? वो लोग बैठ गए हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि जो मॉरन्स का वर्ड है, वो सैड थॉट्स और इमोशंस के लिए इस्तेमाल हुई है। तो अब वो जो थॉट्स हैं, पहले देखिए वो चल रही थी, आगे-पीछे चल रही थी, रुक नहीं रही थी, चल रही थी। इसकी वजह से जो स्पीकर है, वो कह रही थी कि मैं हर्ट हो रही हूँ इनके चलने की वजह से, ठीक है? अब यहाँ पे उन्होंने अपनी जगह ले ली है, वो लोग बैठ गए हैं, यानी कि जो सैड थॉट्स और इमोशंस है वो बैठ गई हैं, ठीक है? अ सर्वर्स लाइक ड्रम कीप बीटिंग बीटिंग। पीछे वाले स्टैन्ज़ा में वर्ड था ट्रेडिंग ट्रेडिंग, ठीक है? रिपिटिशन, यहाँ पर भी दोबारा से रिपिटिशन हुई है कि अब वो लोग तो बैठ गए हैं, लेकिन अब उसने एक ना किसी वॉइस को सेंस किया अपने माइंड में कि जैसे ना एक सर्विस शुरू हो गई है कि ड्रम जो है वो बजाया जा रहा है, ठीक है? बजाया जा रहा है और वो रुक नहीं रहा। और ये जो नॉइज़ है, ये जो आवाज़ है, ये उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ठीक है? अब इसमें ये जो बीटिंग ड्रम है, ये सिम्बोलाइज़ कर रहा है अनस्टॉपेबल जो थॉट्स हैं उसकी, उनको। कि बेशक वो जो थॉट्स हैं वो बैठ गई हैं, लेकिन वो आना बंद नहीं हो रही। उनकी जो आवाज़ है वो बंद नहीं हो रही। जो उसके थॉट्स और इमोशंस है ना स्पीकर की, वो फिर भी अनस्टॉपेबल ही हैं। टिल आई थॉट माय माइंड वाज़ गोइंग नंब। कि अब यहाँ पे जो पर्सन है वो ये कहना चाह रहा है कि जो मेरा माइंड है वो बिल्कुल ही नंब हो गया है। मेरा जो माइंड है उसने बिल्कुल ही कॉन्शियसनेस को खो दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे जो स्पीकर है, उसका जो माइंड है बिल्कुल डल हो गया है, एक कांस्टेंट मेंटल पेन की वज़ह से। और वो जो है वो खुद को एक डिस्कनेक्टेड वे में फ़ील कर रहा है कि जो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कि उसके जो इमोशंस हैं वो उसको सुकून नहीं लेने दे रहे। उसका जो माइंड में जो इमोशंस हैं वो किसी ड्रम की तरह बजते चले जा रहे हैं। ओके? इस पूरे के पूरे स्टैन्ज़ा का ये मतलब है इन सिंपल टर्म्स कि एक जो स्पीकर है वो सैडनेस और पेन को अपने माइंड में इस तरह से फ़ील कर रहा है कि जो उसकी थॉट्स और इमोशंस हैं वो कंटिन्यूअसली जो है वो बज रही हैं, ठीक है? एक ड्रम की आवाज़ की तरह, जिसकी वजह से उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उसका जो माइंड है वो बिल्कुल डल हो गया है, कुछ भी सोचने समझने से कासिर हो गया और खुद को उसने डिस्कनेक्टेड फ़ील किया है। थर्ड वाला स्टैन्ज़ा है एंड देन आई हियर्ड देम लिफ्ट अ बॉक्स। उसके बाद मैंने सुनी एक आवाज़ कि उन्होंने एक बॉक्स को उठाया है, ठीक है? वही जो मॉरन्स आए हैं उन्होंने। अब यहाँ पे जो बॉक्स है ये कॉफ़िन को बोला गया है, ताबूत को बोला गया है कि उन्होंने मेरे ताबूत को उठाया, ठीक है? अब यहाँ पे जो बॉक्स है ना ये आप इसको कह लें कि जो कॉफ़िन की यहाँ पे बात हो रही है इसको सिम्बलाइज़ किया गया है हेविली इमोशनल बर्डन से, ठीक है? पेनफुल मेमोरीज़ से कि उनका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है और स्पीकर ने आवाज़ सुनी कि वो कॉफ़िन जो है वो उठाया गया है। ये जो है ये ग्रीफ़ की अलामत भी समझा जा सकता है, गिल्ट की अलामत भी समझा जा सकता है, ठीक है? एंड क्रीक अक्रॉस माय सोल। क्रीक का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि बहुत स्लो और पेनफुल, ठीक है? वो मोमेंट जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ये सजेस्ट कर रहा है उसके वेट को कि उसका जो वेट है वो इतना ज़्यादा है उस बॉक्स का, उस कॉफ़िन का कि उसको उठाना बहुत मुश्किल है, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको उठाना तो है, ठीक है? आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस होते हैं वो भले ही आपके दिमाग पे, आपके दिल पे कितने ही भारी क्यों ना हों, आपने उसको उठाना ही होता है। तो पोएट जो है वो भी यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रही है कि जो मेरी जो उन इमोशंस का और उन थॉट्स का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है। मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती लेकिन उठाना तो मैंने है, ठीक है? अक्रॉस माय सोल, सोल यहाँ पे बोला गया है इनर सेल्फ को। अब ये जो इतना बर्डन है, ठीक है? ये जो पेन है, ये मेरे इनर सेल्फ से होके गुज़र रही है। विद दोज़ सेम बोट्स ऑफ लीड अगेन। कि अब यहाँ पे वो लोग जिन्होंने मेरा ताबूत उठाया है, ठीक है? वो जो मॉरन्स थे, कॉफ़िन मेरा उठाया है, उन्होंने बहुत भारी लेदर के बूट पहने हुए हैं, ठीक है? बहुत भारी बूट पहने हुए हैं उन्होंने। अब यहाँ पे अगर इसके हिडन वर्ड्स की बात की जाए तो ये भी एक इमोशनल हैवीनेस की रिज़ेम्बलेंस है कि बहुत ज़्यादा वेट है उसका। ये सिम्बलाइज़ कर रहा है कि जो स्पीकर है वो खुद को बहुत ज़्यादा ना ट्रैप्ड किस्म का फ़ील कर रहा है कि वह कहीं न कहीं पे स्टक है, फँसा हुआ है।
और यहाँ पे एट द एंड ऑफ द लाइन अगेन का वर्ड यूज़ हुआ है, अगेन। अगेन मीन्स कि स्पीकर ने कोई नई फीलिंग नहीं आई उसको, उसको वो वही दोबारा पेन फ़ील हुई है जो वो शुरू से फ़ील करती आ रही है अपने माइंड में, ठीक है? कि वही दोबारा पेन उसको फिर से फ़ील हुई है, उनके भारी जो उन्होंने बूट्स पहने हुए हैं उसकी वजह से। देन स्पेस बिगेन टू टॉल। देन स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस है ये किसी भी इंसान की जो पर्सनल मेंटल या फिर इमोशनल लैंडस्केप है ना, उसके बारे में बात की गई है। ये किसी भी इंसान की इनर वर्ल्ड, थॉट्स या फीलिंग वगैरह। और जो टॉल है, टॉल कहते हैं कि बेल को, जो बेल की रिंगिंग होती है ना उसको टॉल कहा जाता है। कि और ये वाली बेल जो है ये बजाई जाती है, आप इसको कह लें कि मोurnफुल साउंड, कि किसी के मरने पे ये बेल एक हिसाब से जो है वो बजाई जाती है, तो उसको यहाँ पे जो है वो पोएट ने बयान करने की कोशिश की है। एज़ ऑल द हेवन्स वर अ बेल। अब यहाँ पे इस बात का ये भी मतलब हो सकता है जो स्काई है, वो या फिर हेवन्स ने खुद वो बेल बजाई हैं, ठीक है? हेवन्स जो हैं वो खुद बेल बजाना उन्होंने शुरू कर दी हैं, ठीक है? अब यहाँ पे वो जो इमेजिन कर रही हैं यूनिवर्स को, ठीक है? एक मैसिव बेल को, और ये सिंबलाइज़ कर रहा है कि किसी वास्टनेस को, कि किसी भी कोई ऐसी चीज़ जिसकी के बहुत वास्ट किस्म की एग्ज़िस्टेंस है, ठीक है? यहाँ पे जो हेवन्स का वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये उसके लिए यूज़ हुआ है। एंड बीइंग बट एन ईयर। बीइंग यहाँ पे रेफ़र क किया जा रहा है कि लाइफ़ को, ठीक है? लाइफ़ को, एग्ज़िस्टेंस को या फिर कॉन्शियसनेस को। एन ईयर, ईयर जो है यहाँ पे ये इसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि किसी चीज़ को सुनना, कि किसी चीज़ को सुना जा रहा है। यहाँ पे ये इस लाइन का ये मतलब है कि इंसान जो है वो दुनिया में आया ही इसलिए है कि वो इस बेल को सुन सके, ठीक है? कि इस बेल को सुनना जो है वो मकसद है इंसान का, ठीक है? कि उसको जो है वो एक हिसाब से आप ये कह लें कि जो डेथ की बेल है वो हर इंसान ने सुननी है। यहाँ पे मेबी इसका ये मतलब हो सकता है। एंड आई एंड साइलेंस, सम स्ट्रेंज रेस। कि अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना वो ये कहना चाह रही है कि मैं अकेली रह गई हूँ और मेरे साथ मेरी एक कंपेनियन है वो है साइलेंस, ठीक है? और वो खुद को अब ह्यूमन महसूस नहीं कर रही। वो कह रही हैं कि अब मैं एक स्ट्रेंज किस्म की क्रिएचर हूँ, अब मैं स्ट्रेंज क्रिएचर्स की जो रेस है मैं उसमें शामिल हो गई हूँ। रैकेड सॉलिटरी हियर, ये स्पीकर की जो है वो अलोन होने की एक सिंबल यहाँ पे पोएट ने दोबारा से बताई है। एंड देन अ प्लैंक इन रिजन ब्रोक। प्लैंक इन रीज़न ब्रोक, यहाँ पे जो स्पीकर है वो ये डिस्क्राइब करना चाह रही है कि जो उसकी सेंसेशन है, लाइक कि वो जो है वो गिर रही है, ठीक है? लाइक नीचे वाली आप अगर लाइन देखें, एंड आई ड्रॉप्ड डाउन एंड डाउन, मैं नीचे गिरती चली गई, ठीक है? अब यहाँ पे वो जो एक सेंसेशन को बयान करना चाह रही हैं कि वो गिर रही हैं, ज़मीन पर गिर रही हैं। उन्होंने अपनी जो कंप्लीट सेंसेस है ना, वो खो दी हैं, ठीक है? बिल्कुल उन्होंने अपनी सेंसेस को खो दिया है। आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद वो डाउन से डाउन होती चली आ रही हैं। एंड हिट अ वर्ड एट एवरी प्लंग, और यहाँ पे वो खुद को जो दुनिया में जितने भी हिस्से हैं ना, हर एक के साथ खुद को कोलाइड महसूस कर रही हैं, ठीक है? कि मैं दुनिया में हर एक चीज़ के साथ कोलाइड हो रही हूँ। एंड फिनिश्ड नोइंग देन। अब ये जो लाइन है, ये लाइन इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही है, ये देखें एक के एक ये पोएम जो है बिल्कुल एक उस अंदाज़ से ख़त्म हुई है कि इसको कंप्लीट नहीं किया गया और ख़त्म हो गई है। अब ये ख़त्म क्यों हुई है? यहाँ पे जो फिनिश्ड नोइंग का जो मतलब है, ये हो सकता है कि फिनिश्ड नोइंग एज़ इन स्टॉप्ड नोइंग समथिंग, ठीक है? कि या तो उन्होंने कुछ जानना जो है वो बंद कर दिया, या फिर एंडेड अप बाय नोइंग समथिंग, या वो इसलिए यहाँ पे चुप हो गई हैं कि उनको किसी चीज़ के बारे में पता चल गया, ठीक है? या आप इसका ये मतलब कह सकते हैं कि ये जो फिनिश्ड नोइंग यहाँ पे जो है ये एक एम्बिगुअस मीनिंग दे रहा है। या तो स्पीकर ने कोई नॉलेज गेन कर लिया है या फिर उन्होंने कोई नॉलेज लूज़ कर दिया है, कि बिल्कुल ही उसने अपने या तो अपने सेंसेस खो दिए हैं, इसीलिए वो बिल्कुल खामोश हो गई हैं कि अब वो अपनी होश में ही नहीं है, ठीक है? इसीलिए ये पोएम जो है यहाँ पे ऐसे ही खत्म हुई। या फिर स्पीकर को कुछ ऐसा पता चल गया, या तो अपने सेंसेस में वापस आ गई हैं, ठीक है? या अपने सेंसेस में वो वापस आ गई हैं इसीलिए वो खामोश हो गई हैं। और अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर पोएट को कोई नॉलेज उन्होंने गेन किया है, तो वो क्या नॉलेज गेन किया होगा? ठीक है? कि क्योंकि ये पोएम तो यहाँ पे खत्म हो गई। तो अगर नॉलेज गेन किया है तो क्या किया है? और अगर ये यहाँ पे इसीलिए खामोश हुई हैं कि वो अपनी सेंसेस को बिल्कुल ही उन्होंने खो दिया है। ठीक है? इसीलिए ये जो पोएम है ये एक यहीं पे खत्म हो गई।
यहाँ पे मैंने इसकी समरी भी दे दी है, आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। अपने अंदाज़ से मैंने समझाने की कोशिश की है। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पोएम की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।